हाय। एक सवाल, एक और बात, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सी, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बट क्या इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कैसे पढ़ना है? कुछ टाइम से हम YouTube लाइव सेशंस के थ्रू इंटरेक्शन में थे। बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी, अपने चैलेंजेस शेयर करे, एंड आई वाज टोटली एबल टू रिलेट बिकॉज आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम जो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो। सो आई थिंक एग्जाम की तैयारी सिर्फ बुक्स उठा के पढ़ने से नहीं होती। यू हैव टू बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने सारे इश्यूज को, कंफ्यूजन्स को फिक्स कर चुके होंगे। योर हेड इज डीक्लटर्ड। तभी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी, आप अपना हार्ट एंड सोल उसमें दे पाओगे। उसके अलावा तो जितनी भी बुक्स पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, इट इज कंप्लीटली यूजलेस अनटिल अनलेस यू आर क्लियर इन योर हेड। तो उसी कंफ्यूजन को हटाते हैं। बाकी बुक लिस्ट, कंप्लीट सोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी व्हाट आई रेड। से सबसे पहली चीज ये होती है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसा एज्यूम करते हैं कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम, अप्लाई फॉर द एग्जाम, बट ओनली फ्यू 5,000 और 6,000 आर क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो क्या एक कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की हु आर बोर्न टू crack or clear these competitive exams, and rest of the candidates are just to create the hype of the exam? No, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव क्लियर द सीडीएस एंड एफकैट एग्जाम्स 4 times ईच। और ऐसा नहीं है मैंने कोई मिस्टेक्स नहीं करी प्रेपरेशन में या मुझे कभी फेलियर फेस नहीं हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस टाइम लाइन। आप टोटली इसको रिलेट कर पाओगे, एंड देन कैसे पढ़ना है इस डिस्कशन के बाद, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, आई टेल यू दैट। टुडे आई वांट टू हैव रियल कॉन्वर्जेशन। एक्चुअल बात आपसे करना चाहती हूँ, एक्चुअल बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। फर्स्टली, 12th क्लास से बात करें ना, 12th क्लास में यस आई वॉज साइंस स्टूडेंट, मैथ्स एंड बायो दोनों था मेरा, बट कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर हो नहीं पाया था। And right after class 12th, I could not clear the competitive exams then. So जो dream college था, जो dream course था, I could not achieve that. So एक normal सा college, normal सी degree से शुरुआत हुई। So the actual story starts from second year of graduation. तब ऐसा ड्रीम बना, एक गोल बना कि yes, I want to join defense forces. So second year से प्रिपरेशन करना शुरू किया, ऐसा मैंने सोचा था। ठीक है, आई डाउनलोडेड द सीडीएस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट उस सेट में फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, फर्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के थे, और वो सेम मेरा ग्रेजुएशन मीडियम था। तो आई कुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस राइट, उसमें सही आ गए, और 10 से 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे। उसके बाद तो इट वाज लाइक ठीक है, बहुत इजी पेपर है, हो जाएगा। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग एनसीईआरटी, और यहाँ से मिस्टेक्स का सिलसिला शुरू हो गया था। बट आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि वो जो प्रेपरेशन थी बहुत पहले शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे टाइम मिला कि मैं अपनी मिस्टेक्स को कमिट करूं, उसको फिक्स करूं, उसको रिपेयर करूं, और वापस से इम्प्रूवमेंट ला पाऊं। आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे पास इतना टाइम था। तो मिस्टेक नंबर 1 विच आई डिड वॉज not having the consistency. Like I was reading continuously, बीच में कोई एग्जाम्स आ गए, बीच में कोई असाइनमेंट्स आ गए, एंड विदाउट रिविजन वो चीज़ों को छोड़ दिया गया। एंड जब 1-1.5 महीने बाद वही चीज़ को देखा गया खोल के, आई वॉज अगेन ब्लैंक, कुछ याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। तो दिस थिंग हैपन्स। तो मेरी एग्जाम की शुरुआत है ना लगभग 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में हुई थी कि 1 जून के महीने में स्टार्ट करी है, एंड देन प्रिपेयर्ड फॉर अ मंथ और 2, उसके बाद प्रिपरेशन छूट गई, और फिर वापस से जीरो से वापस से अगस्त या सितंबर में उस चीज़ की वापस शुरुआत हुई। तो इस केस में जितना भी शुरुआत से टाइम गया था टोटली वेस्ट गया था। जो भी 3-4-5 महीने या 6 महीने भी कह सकते हो, वो टोटली वेस्ट गया था। विदाउट रिविजन आई स्टार्टेड, आई ड्रॉप्ड इन बिटवीन, एंड देयर वाज नो प्लान, नो स्ट्रैटेजी। Then the second mistake here came was
नॉट फॉलोइंग द टोटल पैटर्न। मैंने बस सिलेबस देखा कि हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आता है, तो जो भी बेस्ट टीचर मुझे दिखा ऑन यूट्यूब, ऑन द डिफरेंट गूगल साइट्स, आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम। वो बेस्ट टीचर्स हैं, नो डाउट, बट गलती यहाँ पे हुई कि एग्जाम स्पेसिफिक नहीं था। Because if you see the syllabus of IAS level, of SSC CGL level, of railway exams, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, सिलेबस बहुत कॉमन होगा, वही जीके के टॉपिक्स होंगे, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, है ना, करंट अफेयर्स, सब सेम होगा। बट कैन यू इवन कंपेयर अ सिंगल टॉपिक? फॉर एग्जाम्पल्स, माउंटेन का ही क्वेश्चन ले लो, ज्योग्राफी में जो माउंटेन्स आते हैं उन्हीं का, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन ले लो, क्या लेवल डिफर नहीं करता आईएएस से लेके फिर रेलवेज तक? टोटली अपसाइड डाउन पेपर नहीं हो जाता? यस, हर एक एग्जाम का अपना लेवल होता है, अपना एक ट्रेंड होता है, अपनी एक स्टाइल होती है, एंड इफ यू डोंट फॉलो इट ना, इट इज टोटली यूजलेस टू रीड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स। सो दैट वाज द मिस्टेक जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई वॉज सो अफ्रेड, क्योंकि पहले 10-15 क्वेश्चन जो अच्छे से सॉल्व हो गए, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के थे, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था। बट व्हेन आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन फॉर सेकेंड टाइम, तब बायोलॉजी और केमिस्ट्री फर्स्ट नहीं था, तब इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था और करंट अफेयर्स था, और उसकी जीरो प्रिपरेशन थी। 10th क्लास के बाद ये सारे सब्जेक्ट्स छूट गए थे, और 10th क्लास तक वो विजन नहीं होता कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। हम बस 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए एक सब्जेक्टिव तैयारी में होते हैं 10th क्लास में, चाहे हमें अच्छे मार्क्स आए हो या खराब मार्क्स आए हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्वायर्स समथिंग एल्स, जो एक 10th के बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, 10th का बच्चा उस विजन में नहीं होता 90% ऑफ टाइम्स। सो आई वॉज completely devastated to see the CDS paper for the second time। तो आई वॉज अफ्रेड कि मुझे पेपर ही नहीं देखना, लेट मी कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट, उसके बाद पेपर खोल के देखूंगी कि सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि वापस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। तो दिस वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, कि इस एग्जाम को निकालना है, वो हमारे सामने हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें वापस से 2-3 महीने वेस्ट कि ठीक है पॉलिटी पढ़नी है तो आईएएस लेवल की पॉलिटी से स्टार्ट करा, दैट वाज ऑल्सो डिफिकल्ट, बहुत टिपिकल जा रहा था। एंड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसको तो डर के मारे मैंने साइड में ही रख दिया था कि नो, वंस आई एम थॉरो विद द सिलेबस, ताकि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, उसके बाद पेपर को देखूंगी। तो दिस वाज द नेक्स्ट मिस्टेक आई मेड, नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड। ओके, सो लेट मी शेयर द कंप्लीट बुक लिस्ट टू यू, जहाँ से मैंने तैयारी करी, जहाँ से मैंने प्रेपरेशन करी। ठीक है, एनसीईआरटी से आई स्टार्टेड ऑफ। ठीक है, साइंस के लिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जीके सेक्शन ऑफ सीडीएस पेपर, साइंस से सबसे ज्यादा पेपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी इज गुड वे टू स्टार्ट फॉर योर साइंस। ठीक है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी भी एक बुक आती है जिसको आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद कंप्लीट रिवीजन के लिए, एक बेसिक रिवीजन के लिए जो 100% सेटिस्फाई आपको नहीं करेगा, आप पाथफाइंडर को रीड आउट कर सकते हो। साइंस इज डन। देन फॉर इकोनॉमिक्स आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी गो थ्रू करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट्स भी बताऊंगी, जो ऑब्वियसली उसमें भी हार्ड वर्क लगना पड़ेगा, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अगर आप ऐसे फिराक में हो कि कोई शॉर्टकट्स या ऐसे मिल जाए कि बिना पढ़े एग्जाम क्लियर हो जाए, तो यू आर एट रॉन्ग प्लेस। मेहनत करनी पड़ेगी, फौजी ऑफिसर बनना है, मेहनत से भागना कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटीज नहीं है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग आई गेस इज द बेस्ट बुक। उसके 2 पार्ट्स आते हैं, दोनों पार्ट में ज्योग्राफी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ सकती है। ओके, और हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न को आप इकट्ठा कर दो, इट इज वेरी वास्ट एंड क्वेश्चंस आर अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो मैंने उसको बहुत ज्यादा थॉरोली नहीं पढ़ा है, तो आई वुड नॉट टेल यू द एग्जैक्ट थिंग्स, बट जो मैंने पढ़ी हैं वो बता देती हूँ। आई हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटीज, आई हैव गॉन थ्रू द पाथफाइंडर, एंड आई हैव गॉन थ्रू लिटिल ऑफ द स्पेक्ट्रम बुक,
क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। तो आप स्पेक्ट्रम को भी रीड आउट कर सकते हो। ज्योग्राफी इज डन। पॉलिटी, पॉलिटी के लिए बहुत लोग लक्ष्मीकांत को मानते हैं, लक्ष्मीकांत को ही फॉलो आउट करते हैं, बट मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है। इंस्टेड मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करा है। एक मैम थी जो आईएएस लेवल के लिए पढ़ा रही थी, आई टोल्ड यू आई मेड द मिस्टेक, बट दैट मिस्टेक वाज गुड। बहुत ज्यादा टाइम लगा पॉलिटी को इटसेल्फ खत्म करने में, 4-5 महीने लग गए सिर्फ पॉलिटी पॉलिटी, बट आई हैव रेड द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम हर। तो इसीलिए पॉलिटी एक अलग लेवल की फेवरेट हो चुकी है अब। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स, विच इज इंडीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स बहुत सारी साइट से मैंने रेफर करे हुए हैं, बहुत सारी यूपीएससी लेवल की मैगजीन्स को रेफर करा है, बहुत सारे ऑनलाइन गूगल साइट्स को भी रेफर करके इट वाज मिक्स ऑफ ऑल, एंड देन कैटेगरी सॉर्ट आउट कर ली, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आती हैं, 5 ईयर प्लान्स आते हैं, और जो नेशनल न्यूज और जो प्लेसेस एंड न्यूज, खासकर जो आइलैंड्स होते हैं, उनको स्पॉट आउट किया और उनको मैंने रीड आउट किया था। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास इतना सारा टाइम था, क्योंकि आई नो जब मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म करी थी और फिर दूसरे पे जंप किया था तो हिस्ट्री ब्लैंक हो गया था। तो इस केस में लगभग 1-1.5 साल लग चुका था, गलतियां कर करके और उसको रिपेयर कर करके, तो बहुत ज्यादा लंबा स्पैन लग चुका था। बट वंस आई वॉज थॉरो विद माई नोट्स, हाँ ये अच्छी हैबिट थी मेरे में कि मैं नोट मेकिंग करती थी, एनसीईआरटी से नोट्स बना लिए, देन अगर मैं जीसी लियोंग पे जा रही हूँ, जीसी लियोंग से फिर उसी टॉपिक में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उस टॉपिक में ऐड ऑन कर दिए। फिर मेरी एक कंप्लीट सीरीज की बुकलेट बन गई, जो सिर्फ एक बुकलेट मुझे रीड आउट करनी है, सारी मुझे जो भी फॉलो करना है, दैट वाज माय ब्रह्मास्त्र। फिर मुझे उसी को रीड आउट करना है। आई क्लियर्ड द सीडीएस एग्जाम फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो अलग कॉन्फिडेंस आया कि येस माय नोट्स आर समथिंग। फिर ऑफ कोर्स रीड आउट की, दूसरी भी चीजें रीड आउट करी, हम इम्प्रूव करते हैं, अपना स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट द थिंग वॉज, जो नोट मेकिंग वाला स्टाइल था, दैट प्रूव्ड अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग। तो उस टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको वहां पे ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ, और नोट्स ऐसे बनाओ कि जो आप ही को समझ में आए। यू डोंट हैव टू राइट द फुल सेंटेंसेस, बस कीवर्ड्स को मेंशन करो, और जितना डायग्रामेटिक बना सकते हो, जितना उसको माइंड मैप्स की तरह बना सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर हार्ट बना रहे हो तो हार्ट को हमेशा मैं स्क्वायर बनाती थी, स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, फिर पाइप जैसा स्ट्रक्चर्स बनाया जो आयोटा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी को शो कर रहा है। तो मैक्सिमम ऐसे डायग्रामेटिक जितने होंगे, क्लिक पार्ट जिसमें उतने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो इमेजेस ज्यादा रीड आउट करता है और रिटन इंफॉर्मेशन को कम रिटेन कर पाता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द की ऑफ नोट मेकिंग, जो आप भी अपना सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड थिंग कम्स कि कंपेयरिंग योरसेल्फ, कंपेयरिंग योर परफॉर्मेंस टू द अदर स्टूडेंट्स। देखो अब क्या होता है ना, आप एक बेसिक लेवल की स्टडी कर लेते हो हर एक सब्जेक्ट की, अब आपको फंडामेंटल्स पता है, आपको बेस पता है, अब आपको उसकी एडवांस तैयारी करनी है, ठीक है। तो इट इज कंप्लीट फुलिश थिंग इफ यू आर कंप्लीटिंग 100% सिलेबस। यू आई नो कि आपके अंदर वो बसा हुआ है, बचपन से लेके कॉलेज तक आपके फ्रेंड्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि आपको 70% एंड अबव आने चाहिए, 80 अबव आने चाहिए, 90% एंड अबव आने चाहिए मार्क्स। और वो तभी आते हैं जब आप 100% सिलेबस को रीड करते हो और 100% पेपर को अपीयर करते हो, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ कंप्लीटली दूसरा सीन है। अगर आपके पास 120 क्वेश्चंस आते हैं, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है एंड दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। तो आप क्या करते हो, आप है ना एग्जाम का पैटर्न देखते हो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और फिर अपना एक कोर ग्रुप बनाते हो। जैसे मेरा कोर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट क्या मैंने रखा था कि पॉलिटी में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर दिया था, 4-5 महीने सिर्फ पॉलिटी चली थी, तो इट बिकेम माई फेवरेट। तो पॉलिटी वॉज वन सब्जेक्ट, साइंस वॉज अदर सब्जेक्ट, एंड करंट अफेयर्स। मैंने ये 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। बाकी
जो सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार ही आते हैं, जैसे फ्रॉम इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक कर्व्स हो गए, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, और ज्योग्राफी से जो खासकर इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है वो भी टोपोग्राफी रिलेटेड, आइलैंड्स रिलेटेड, उन सबको रीड आउट किया था, ठीक है, और करंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर दिया था। But in detail, my core subjects was polity, current affairs and science. इन तीन के भरोसे I cleared the CBS every time. But अगर मैं ये सेम गलती करूं कि किसी की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, किसी के हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड देन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ कि यार ये तो इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं सारे क्वेश्चन छोड़ दूंगी? मुझे इतने अच्छे से ये सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, मुझे 100% सिलेबस को कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है किसी और का ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो, उसका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए उसने वो अपना कोर सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया हो। सो डोंट डू दिस थिंग, मेक योर ओन सब्जेक्ट का कोर, है ना, टीम सब्जेक्ट्स की अपनी टीम बनाओ, अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या सूट करता है, आपको कौन सा वे सूट करता है, एंड सूट योर परफॉर्मेंस। और द मिस्टेक आई मेड वॉज कि कोई इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्कोर कर लेता है, इसलिए वो जीके में थोड़ा कम स्कोर करके कॉम्पनसेट कर देता है। बट अगर किसी की इंग्लिश भी इतनी सही ना हो तो ऑब्वियसली उसे जीके में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दिस इज टोटली फुलिश थिंग कि अगर किसी का इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा है, ओके, अप्रिशिएट दैट, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर ओन पेस, बट ठीक है, आप अपना खुद का एक सिस्टम बनाओ कि मैं इसमें इतना स्कोर करूंगा, इतना स्कोर करूंगा, दिस इज डुएबल थिंग फॉर मी, डोंट कंपेयर दैट एट ऑल। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज मॉक टेस्ट को बहुत गलत ले जाना। मॉक टेस्ट को आप कैसे देखते हो? अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप अपनी नॉलेज टेस्ट 6 से 8 महीने पहले तक करते हो देन इट इज गुड, ठीक है, करो कि आप में कितनी नॉलेज एक बार देख लो, उस हिसाब से हार्डवर्क करने का पता चलेगा। बट बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एग्जाम के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, इवन 1 दिन पहले मॉक टेस्ट को अपियर करते हैं टू टेस्ट देयर नॉलेज। क्या मिल जाएगा तब आपको? आपकी नॉलेज सडनली नहीं बढ़ेगी, है ना। प्रोबेबिलिटी कैसे आप जज करोगे कि जो आपने पढ़ा वही एग्जाम में आएगा? फालतू में अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लोगे। मॉक टेस्ट का रियल मीनिंग क्या होता है? रियल मीनिंग होता है कि सिर्फ नॉलेज टेस्ट करना नहीं, टाइम मैनेजमेंट को टेस्ट करना। और जो आप ग्रीडी हो जाते हो ना एग्जाम में कि किसी की ओएमआर शीट दिख जाती है कि वो बहुत भरी हुई है ब्लैक डॉट से, ओएमआर शीट मतलब उसने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और आप वहां पे हो कि एक पेपर में 6 के 6 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, है ना, लाइक एक पेज में अगर 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम है, तो यू फील वेरी गिल्टी ओवर देयर, आपको बहुत बुरा लगता है, और फिर आप तुक्का लगाना स्टार्ट करते हो कि ये मुझे लग रहा है, ये शायद पढ़ा था, इसको मैं टिक कर देता हूँ, और वहीं पे आप नेगेटिव मार्किंग करके आते हो, एंड दैट इज gonna kill your career. Negative marking is something very very underrated, जो आपको पता भी नहीं लगता, और एग्जाम को फेल करने में सबसे बड़ा हाथ उसका होता है। जब आप बाद में देखते हो ना कि 40 क्वेश्चन सही किए थे बट 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो जो कट ऑफ क्लियर हो भी रहा था, अगर उस क्वेश्चंस को आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता, बट अब अटेम्प्ट कर दिए हैं ग्रीड के मारे, गिल्ट के मारे, तो अब आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। सोचो, पेपर अटेम्प्ट करने की वजह से, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, एंड ये बात आप जितनी आराम से, जितने अच्छे से समझ जाओ, जितनी जल्दी समझ जाओ, उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो मॉक टेस्ट से आपको क्या सीखना है? टाइम मैनेजमेंट और खुद का कंट्रोल, की शांत हो जाओ, जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो, राइट। और जो फाइनल चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो लेट मी टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, क्या कंफ्यूजन है आपका? कि कोई बोलता है कि कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, कोई बोलता है कि नहीं कोर्स ले लो, कोई, सब लोग अपने कोर्स की इतनी तारीफ करते हैं, तो व्हाट शुड बी डन एक्चुअली? क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्या आपको कोर्स लेना चाहिए? लेट मी टेल यू, सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकलता है, यू कैन इजीली क्लियर। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकाला है, मैंने कोई पर्सनली कोई कोर्स नहीं लिया था, बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, आई हैड टाइम। मैंने सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया था, और मेरा ग्रेजुएशन 4 साल का था, 3 साल का नहीं था।
4 साल का था, तो मैंने बहुत सारी गलतियां करी, मैंने उसको रिपेयर भी किया है ना। और जो गलती होती है वो एक दिन में तो पता नहीं लगती, 1 महीना भी लग जाता है, कभी कभी 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं उस मिस्टेक को स्पॉट करने में और उसको करेक्ट करने में, है ना। सो इफ यू आर लैकिंग इन योर टाइम ना, अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप इतनी सारी गलतियां करो और फिर उस गलतियों से सीखो, तो यू शुड टेक अ कोर्स। लाइक अभी मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि आई वॉन्ट टू लर्न गिटार, आई वॉन्ट टू लर्न 3D एनिमेशंस, तो ऑब्वियसली वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, नो डाउट। बहुत सारे अलग अलग सोर्स, यूट्यूब पे देर आर सो मेनी फ्री सोर्सेस, गूगल पे देर आर सो मेनी फ्री सोर्सेस, सब कुछ मिला जुला के आई कैन डू। बट अभी के टाइम में आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि मैं अलग अलग सोर्स को देखूं, फिर मुझे क्या सूट करता है उसको जज करूं और फिर इतनी सारी गलतियां करके उसको मैं रिपेयर करूं। आई डोंट हैव दैट टाइम। सो फॉर द सेम पर्पस मुझे वो स्किल सीखने हैं, तो मैंने वो अपनी समझ से एक डेडिकेटेड कोर्स ले लिया, ताकि कोर्स में मैं डिसिप्लिन भी रहूं, है ना। कि टीचर जो स्पेस पे जा रहा है उस स्पेस को मुझे सही करना है। टीचर ने जो गलतियां की होंगी वो अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएंगे, ताकि मैं गलती ना करूं और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। वो अपने ही एक्सपीरियंस से बता दे कि ये गलती हो सकती है और वो गलती मैं ना करूं, और मेरा टाइमली एक पेस जो है वो बनता जाए। मुझे एक कम्युनिटी मिले, अगर मुझे गिटार भी सीखना है, मुझे एक कम्युनिटी मिले जहां पे दूसरे लोग भी हैं, दूसरे लोग भी गिटार बजा रहे हैं, है ना। उनके साथ में compete करूं कि उनकी लर्निंग स्पीड क्या है, वो किस हिसाब से जा रहे हैं, जो टेस्ट वो लोग वहां पे कंडक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे अपने आप को तैयार करना है। और कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन लैक कर जाता है, और डिसिप्लिन लैक करना डायरेक्टली मीन्स कि आप अपना कंप्लीट टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस, इट कुड बी डन बाय द सेल्फ स्टडी, बस दिस इज द केस। ठीक है, कि कोर्स लेने का ये भी फायदा हो सकता है और सेल्फ स्टडी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, बट बोथ थिंग्स आर डूएबल। सो वाइंडिंग अप ऑन दिस लेक्चर, मैंने सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रख दी हैं। क्रक्स में बता दूं कैसे तैयारी होगी, ये आपको सोचना है कि आपको क्या ज्यादा सूट कर रहा है, सेल्फ स्टडी ज्यादा सूट कर रही है या किसी भी कोर्स को फॉलो करना ज्यादा सूट कर रहा है। तैयारी का पैटर्न क्या होगा, स्टेप ऑफ एक्शंस क्या होंगे। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे कि किस स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका क्या लेवल है। और फिर जब आप कोई भी कोर्स को या सेल्फ स्टडी को स्टार्ट कर रहे हो, जो भी मैंने बुक्स बताई है ना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन सबका नाम लिख दूंगी, जो भी बुक्स मैंने आपको बताई है उन सबका नाम मैं लिख दूंगी। आपको ये फिर जो फर्स्ट रीडिंग का आप कर रहे होंगे ना, तब आपको अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करना है, एक बार में ही अपने आप को इतना लोड अप नहीं कर देना है कि मुझे एक बार में सब याद रहना चाहिए, सब याद रहना चाहिए। नो, आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पहली रीडिंग आपकी ऑब्जर्वेशनल रीडिंग होनी चाहिए। डोंट स्ट्रेस योर माइंड टू रिकलेक्ट एनीथिंग। ठीक है, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेली रिविजन करो, रोज जो पढ़ा है रात को सोने से पहले आपका रिवाइज्ड अप होना चाहिए। वीकली रिविजन रखो, है ना। वीक में एक दिन ऐसा रखो कि कुछ नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, बस जितनी चीज पढ़ी है उसी को फॉलो करना है, उसी को देखना है कि अगर आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे तब आप नोट्स बनाना शुरू करो। अपने नोट मेकिंग इवन आप फर्स्ट से ही शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट याद करने की कोशिश सेकेंड रीडिंग से आप करना, फर्स्ट रीडिंग से बिल्कुल मत करना। रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मॉक टेस्ट को एज अ नॉलेज टेस्ट मत लेना, उसको बस टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए देखो कि अगर 120 में से 40 क्वेश्चन ही आते हैं तो 40 ही करने हैं। कंट्रोल योर सेल्फ की उस गिल्ट में कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, उस चक्कर में और 10 गलत सवाल करके नहीं आने हैं। ठीक है, आपको कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा कि आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नो, आपके स्कोर ऑल टुगेदर कम हो जाएंगे। ठीक है, और अपने आप को चेयर अप रखना है एंड ऑलवेज रिमेंबर सॉरी ऑलवेज रिमेंबर डिसिप्लिन और मोटिवेशन में डिसिप्लिन हमेशा जीतता है। रिमेंबर टैगलाइन जिसको मैंने हमेशा फॉलो किया है, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का, कभी कभी ऐसे ही घूमने फिरने का मन कर जाता है, तब और आप जब ऑलरेडी अपने टाइम टेबल से पीछे चल रहे हो, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, इज इट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, इफ नॉट डोंट डू इट।
और जब आपका ये पैटर्न आ जाएगा ना, आपके दिमाग में, आपके बॉडी क्लॉक में ये चीज बैठ जाएगी, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दी वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड। सो बस ये एक शॉर्ट वीडियो था टू टेल यू कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी इसी चैनल पे हम डेडिकेटेड सीडीएस के एफकैट के वीडियोस लाते रहेंगे टू टेल यू द व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के ही जाना है। यूट्यूब लाइव भी अभी चल रही है, 100 डेज की परेड चल रही है, जिसमें हम इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स को स्टडी आउट करते हैं, है ना। उससे हमें पैटर्न मिलता है कि हमें किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो विल बी मेकिंग डेडिकेटेड वीडियोस ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।